नमस्कार आदित्य जी। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपका जो चैनल के परिवार है सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम और सीता की पूजा करें और घर में बुलाएं, अपने हृदय में राम सीता को बुलाएं, वापस बुलाएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिकल करियर, आज देखो खुद कहाँ खड़े हैं। 70 लाख लोग अकेले अमेरिका में उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। और दूसरी तरफ जिस वक्त मैं और आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आईएनएस विक्रांत से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। देखिए, 70 लाख तो बहुत कम नंबर है, हम्म। क्योंकि ये प्रोटेस्ट हुआ है पूरे अमेरिका में, इवन रिपब्लिकन टाउन्स में हुआ है। तो ये नंबर जो है ये एटलीस्ट मुझे लगता है 1 करोड़ से ऊपर है। बाय द वे, 100 लाख से ऊपर है। और मैं रीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तो सिर्फ जो दिखा रहा है मीडिया है, ऑन द ग्राउंड जो असंतोष है वो कुछ और ही लेवल का है। क्योंकि जब ट्रम्प का जो मागा क्राउड है जब बात करता है ब्राउन और ब्लैक लोगों को बाहर फेंक देना, हम लोग तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो इमिग्रेंट्स हैं, आप नेटिव अमेरिकन को फेंकने की बात करते हो, तो क्या मतलब इस देश का अस्तित्व कहाँ रहता है? तो मतलब इस आदमी ने अपनी कोटरी के अलावा देश पे पकड़ छूट दी है। ये इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो पॉन्जी स्कीम है पूरा। अब जिस देश का राष्ट्रपति बोले कि क्रिप्टो इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्ड, लोगों की जड़ें हिल जाती हैं, क्योंकि गोल्ड इज फाइनाइट, क्रिप्टो का हवा में है, बस मेरे सर्वर की मशीन में बैठा हो शायद, हवा में है वो। तो दो तीन चीजें एक साथ हुई, और साथ में प्रोटेस्ट। आज के बाद से शायद ट्रम्प भारत के बारे में कुछ बोले ना। मुझे लग रहा है, मैं आपके शो पे पहली बार बोल रहा हूँ कि सारे टैरिफ रिवर्स किए जाएंगे अब, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जड़ें हिल चुकी है। और दूसरा आपने बात बोली आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत का, पुराने वाले आईएनएस विक्रांत का भी अच्छा इतिहास था 71 के वॉर में। और ये वाला जो 44,000 टन का जो शिप है, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, मतलब अमेरिकन यूएसएस मिडवे के साइज का है ये। इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही छोटा है। इट कैरीज 29 मिग 29 के फाइटर्स, और अभी तो दूसरे शिप भी बन रहे हैं। लेकिन इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट पोटेंट एंड मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर इन द हिस्ट्री, आउटसाइड ऑफ द अमेरिकन जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट जेराल्ड फोर्ड है वो सब है। बट जेराल्ड फोर्ड का मनूवरेबिलिटी का प्रॉब्लम है। आपने देखा था कुछ यूएसएस आइजनहावर था या शायद एंटरप्राइज था, जहां से प्लेन्स गिरे थे शिप में, रेड सी में। लेकिन आई मिग एक भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे। और ये भारत का फ्लैगशिप है, नेवी का फ्लैगशिप है, नेवी का प्राइड है। और इतना हेविली आर्म्ड है जितना कोई और शिप दुनिया का नेवी में इस कैटेगरी का नहीं बोल सकता, इंक्लूडिंग ब्रिटिश शिप्स। ओके, तो उसके ऊपर से जब प्रधानमंत्री दिवाली के पर्व पर मैसेज देते हैं, तो जो डिफेंस एनालिस्ट हैं दुनिया के, वो कान खोल के समय सुन रहे होंगे, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया था एससीओ में। तो ये भयंकर मैसेज है फ्रॉम ऑल दोज एंगल्स, अगर देखा जाए तो। और मुझे तो पूरा इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। ये होती बहादुरी कि अब आपने बोला है कि भाई सुएज कैनाल बंद हो जाएगी, ज्यादा बकवास करी तो। बिकॉज इंडियन नेवी अभी तो 3 शिप हड़का के आया टर्की को। टर्किश पूरी की पूरी नेवी उन्होंने निष्काम कर दी। 3 डिस्ट्रॉयर्स ने, दो फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर, या शायद 2 डिस्ट्रॉयर एक फ्रिगेट था, त्रिकंठ था वहां पे। आईएनएस त्रिकंठ इज ए फ्रिगेट। 3 स्टेल्थ फ्रिगेट्स ने रशियन टर्किश नेवी को वापस भेज दिया अपने बंदरों में। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जब जाता है, एक पूल में जाता है, डजंट गो अलोन। उसका फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, सप्लाई शिप्स होते हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री बैठे हैं सैनिकों के साथ। तो मतलब अभी डिफेंस कॉन्क्लेव खत्म हुई है। अब यहाँ पे नेवी, इंडियन नेवी इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन डिफेंस, इस तरह बात होगी इसमें।
और जो नेवी जो समुद्र कंट्रोल करता है वो विश्व कंट्रोल करता है। ये दिखेगा अभी भारत को। और मैं छोटी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मलक्का स्ट्रेट से लेके सुएज कैनाल तक और सेशल्स से लेके अरेबियन सी तक, इसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ से 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पास होता है, 90%। और यहाँ पे कोई भी और नेवी ऑपरेट नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। भारतीय नेवी ऑपरेट करती है। एक एक ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से लेके आप अफ्रीका के कोस्ट को टच करिए, अफ्रीका के सदर्न टिप को टच करिए, जहाँ पे ब्रिक्स का मेंबर देश भारत का मित्र भी है, साउथ अफ्रीका। और फिर सुएज कैनाल पे तो बाकी सारी नेवीज छोटी पड़ जाती है भारतीय नेवी के सामने। तो आप ये इमेजिन करिए कि बाकी नेवीज इंडियन कोस्ट गार्ड को भी बराबरी नहीं कर सकती। ये तो भारतीय नेवी है, बात ही अलग है इसकी। प्लीज। बिल्कुल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से जा रहा है। उन्होंने बोला है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सबको धूल चटा दी और पूरी दुनिया देख रही कैसे पाकिस्तान ने हमारे आगे घुटने टेके। तो ये मैसेज ट्रंप को भी दिया जा रहा है। लेकिन ट्रंप की खबर पर हम अगर वापस लौटें तो नो किंग्स डे ये जो रैली थी, इसमें किस तरह से बौखला गए भीड़ को देखकर डोनाल्ड ट्रंप। आप सोचिए, एक इतने बड़े देश क्या राष्ट्रपति एआई से 20 सेकंड का वीडियो बनाकर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर डालता है, वो जो उनका पिंक या ब्लू क्या है एक्स का, उस पर डालता है और उसमें भी अपने सिर पर क्राउन दिखा रहा है और जो भीड़ नीचे है लोगों की उस पर कीचड़ फेंक रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सच में मिक्की माउस की तरह काम करने लगे। ये वीडियो बनाया होगा उनके किसी लड़के ने, बैरन ने बनाया होगा शायद, और उनकी मीडिया एडवाइजर टीम ने उसको डाला होगा। आप मुझे बताइए कि कौन देश का राष्ट्रपति, चाहे अपने अपोजिशन भी हो, उसके ऊपर कीचड़ फेंकेगा? कौन से देश का राष्ट्रपति, कौन से देश का प्रधानमंत्री ऐसा करेगा? जो भारत में लोग मोदी जी को अपोज करते हैं, मोदी जी इतनी गाली सुनने के बाद भी एक शब्द किसी के विरुद्ध नहीं बोलते। एक शब्द नहीं सुना मैंने आज तक कि मुसलमानों के विरुद्ध कुछ बोला हो और किसी और के विरुद्ध भी कुछ बोला हो। सब उनको गाली देते हैं। और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी को बर्थडे विश क्यों करते हैं? क्यों लोग करते हैं, हमेशा करते हैं, जबकि वो इतनी बकवास करता है। उनको क्या मालूम नहीं है कि किसके साथ मिलता है? तो ये तो कंपैरिजन तो बिल्कुल ही व्यर्थ है दोनों के देशों के बीच में। और आपने बिल्कुल सही बोला मिकी माउस शब्द। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि अब्राहमिक रिलीजन्स तो मतलब उनका कोई साइंटिफिक बेसिस अमेरिकन रिसर्चर्स को नहीं दिखा आज तक। तो अमेरिकन रिसर्चर्स तो ओपनली बात करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात कुछ और है यहाँ पे कि जब आपके ऑफिशियली रिपोर्टेड अगर बोला गया है 7 मिलियन 70 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस सिटीज, हमारे सैंडिएगो में भी सब बंद हो गया था, उसके बाद आप एआई वीडियो बनाते हो, आप कीचड़ फेंक रहे हैं। लेकिन जो सरप्राइजिंग थिंग है, इसके बीच में आपने क्या क्या किया? बैंक्स कोलैप्स हो रही है, 113 बैंक्स कल कोलैप्स शायद हो सकती हैं, छोटी बैंक्स है, शेयर प्राइसेस डाउन थे, और आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हो आज भी। अभी आज एक रिपोर्ट है, आज की सारी बात न्यूज है कि एआई कंपनीज और स्टॉक मार्केट ऑफ अमेरिका 220% रिचर देन द बैंक्स ऑफ अमेरिका। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? और उसके ऊपर से आप डील मेकिंग की बात करते हो। अब जितने भी आपने टैरिफ्स फेंके थे आपको चबाना पड़ रहा है, वापस थूक कर चबाना पड़ रहा है। और उसके बाद आपको इन सभी देशों के नेताओं से मिलना भी पड़ेगा। आई डोंट नो विच फेस यू विल टेक टू मीट। तो मिकी माउस बनना ही पड़ेगा वहां पे मिकी माउस जैसे दांत दिखाने पड़ेंगे ताकि आपको कोई बात करे कि भाई वो मेरा मजाक था। और बसंती या नोरो जो भी इनके आपके जोकर्स हैं, उनको जिनको आपने ही आगे किया था, उन सबको दे विल हैव टू टेक ए सीरियस बैक स्टेप और गेट फायर्ड। ये डिसीजन तो आ सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों में ब्लेम देगा और दूसरों को फायर करेगा टू फूल द वर्ल्ड। है ना, जैसे विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ लोगों को फूल किया कि वो शी इज ए प्रोफेसर, शी इज नॉट ए प्रोफेसर, वो तो एक्सटर्नल उसका जॉब है, बट काम तो उसका कुछ और है। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं कि वो मिली थी राहुल गांधी को कोलंबिया में, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं सोशल मीडिया। बट द पॉइंट इज कि ये जो
प्रोटेस्ट हुआ वो था महंगाई के विरुद्ध, रेसिज्म के विरुद्ध, कि आपने पूरा मागा क्राउड को छोड़ दिया है ब्राउन और ब्लैक पीपल पे। उसके ऊपर से आपके सपोर्टर्स लिख रहे हैं, ओपनली लिख रहे हैं, सबको मार डालो, सबको जेल में डाल दो, सबको खत्म कर दो, निकाल दो अमेरिका से। 88 मिलियन लोगों को निकालेंगे आप अमेरिका से, ये बातें लिखी जा रही है। और इनका एक मंत्री है स्टीवन मिलर, जो शुरू से ही ऐसा लगता है इंसानियत के विरुद्ध काम करता है। वो बोल रहा है मैंने सबकी फोटोज ले ली हैं, सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा और सबको हम देश से बाहर निकालेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो और साथ में ये जो जिसने इसको फंड किया, 7 फंडर्स हैं टोटल, 7। उसमें से वॉरेन बफे भी, उसमें से सोरोस भी एक है और कुछ बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने फंड किया। तो 294 million dollars were spent on this protest by the Democrats, प्राइवेटली फंडेड किया था। और ये पूरा जो कैंपेन था, नो किंग्स, मतलब कोई राजा नहीं, कोई तानाशाह नहीं, तो वो फंडिंग जो था वो पूरा कैथोलिक चर्च से कनेक्टेड है पूरा। जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि लड़ाई तो यहाँ पे चर्च की होती है, बाकी नहीं होती। तो ये इट इज गोइंग टू बिकम ए मच बिगर नेशनल इशू बाय नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि अमेरिका में सारे प्रोटेस्ट सैटरडे संडे को ही होते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे सबको अपनी जॉब पे जाना होता है। तो क्या ये लोग जॉब में जा पाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये, जो जॉब में काम कर रहे हैं, कोई सिविल सर्वेंट पे हैं, और बहुत सारे लोग तो आर्मी से थे, मिलिट्री के लोग थे, जो वीकेंड पे प्रोटेस्ट करने गए थे, कि किनको आप निकाल सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू अनरावल इन 2 वीक्स। ये प्रोटेस्ट ही नहीं था, ये बगावत थी एक तरीके की राष्ट्र के विरुद्ध। किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसमें डेमोक्रेट्स भी इक्वली ब्लेम्ड है कि उन्होंने, अब बताइए, अगर अगर प्रोटेस्ट में मेहदी हसन जैसे लोग लेक्चर दे रहे हैं तो क्या अमेरिका का फ्यूचर क्या दिखता है? वो व्यक्ति तो कन्विक्टेड, ब्रिटेन में तो कन्विक्टेड था वो हेट स्पीच के लिए। अब उस तरह का रिपोर्टर अमेरिकन सिटीजनशिप लेकर वहां पे सभा को संबोधित कर रहा है बर्नी सैंडर्स के साथ, और जितने भी लेफ्टिस्ट बोले, इस्लामिस्ट बोले, सारे स्टेज पर हैं। तो क्या तैयारी चल रही है? तो ये काफी चिंताजनक विषय है अमेरिका के लिए। चिंताजनक विषय। और जैसे आपने बताया कि कैसे डेमोक्रेट्स ने फंड किया इस पूरे प्रोटेस्ट को, सोरोस एंड कंपनी का इसमें हाथ दिख रहा है। तो वो कहते हैं ना, दूसरे के देश में आग लगाने के चक्कर में जो सोरोस एंड कंपनी रहती है, रेजिम चेंज के चक्कर में रहती है, मोदी हटाओ, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है भारत के बहुत सारे नेताओं के साथ मिलकर। वही सब कुछ अमेरिका में हो रहा है, अपने घर को जलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, सोरोस को बारे में एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये अमेरिकी अध्यक्ष राज्य, जो आप समझ रहे हैं एजेंसीज है, वही सोरोस को यूज करती हैं। और अमेरिका ने शुरू से ड्रग कार्टल्स का मनी यूज किया है फॉर फॉरेन रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस। जब मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स भी नहीं थे, कोलंबिया के भी नहीं थे, तब भी अमेरिकन एजेंसीज वहां से ड्रग का व्यापार करती थी। ओके, ये सब मनी वहां से राउट होता है। लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो आए हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, 7 लोगों ने मिलकर $294 मिलियन स्पेंड किया इस वीकेंड पे, सिर्फ इस वीकेंड पे। कि अगले वीकेंड में कितना स्पेंड करेंगे? इतना ही करेंगे। तो जो आप बोलते हैं ना, जिसके लिए आप दूसरों ने गड्ढा खोदते हो, आपके लिए भी खुदता है। बिल्कुल। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस का जो मॉडल इन लोगों ने दूसरे देशों में यूज किया था, मीडिया को यूज करके, क्योंकि मीडिया पूरे विश्व की अमेरिका ही कंट्रोल करता है। भारत का भी मोस्ट ऑफ द मीडिया एफिलिएटेड होगा। अगर आप न्यूज़ खरीद रहे हैं एएफपी से या कहीं और से खरीद रहे हैं न्यूज़, तो वो सारा तो उन्हीं का मॉडल है। वो तो डीप स्टेट है, अदृश्य राज्य है। तो वो मॉडल अभी वापस इन लोगों ने अमेरिका पर ही यूज किया है। उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सरकार को कुछ करे, उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनको भी डील्स दिए जाए। हेल्थ केयर, जो उनका जो प्रोजेक्ट्स है वो चलते रहे, जो कि कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये लोग तो सुलह मान जाएंगे, लेकिन जनता का क्या होगा किसी को कोई चिंता नहीं। लोग बहुत कंपेयर करते हैं मोदी जी से कि अमेरिका ने ये किया,
और दूसरे सब बकवास है। देखिए, भारत ने जो किया आम आदमी के लिए, किसी कोई भी और देश नहीं कर सकता। 80 करोड़ लोगों को एक कठिन परिस्थिति में टेक केयर करना, ध्यान रखना उनका, प्लस जो नेट पॉवर्टी को रिड्यूस करके लाना 4.9%। हम्म। भारत के आज नया स्टेटिस्टिक्स आया है, भारत की एब्सोल्यूट पॉवर्टी जस्ट 4.9%, अमेरिका की एब्सोल्यूट पॉवर्टी 21%। तो कौन सा देश अमीर हुआ? और अमेरिका में सेग्रीगेशन होता है, ये सारे सेग्रीगेटेड क्लास वाले लोग हैं जिनके घर दिखाई नहीं दिए जाते, ये वो वाले लोग हैं। और चार्टर्ड प्लेन से लोग लाए गए हैं हर जगह, प्लेन से लाए रैली गए में। हैं, बस रैली, और सब सिटीज में अलग अलग हुई है। तो इट्स इज अगर देखा जाए तो कंपैरिजन करना व्यर्थ है। अब भारत ऑलरेडी आगे निकल चुका है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी कि जो छोटा जो सेगमेंट है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड जो सेगमेंट है, उसके ऊपर इतना डेट है कि वो निकल ही नहीं सकता उस डेट से, इतना डेट। तो बड़ी कठिन परिस्थिति है ये, और विश्व के लिए चिंताजनक जगह है, क्योंकि यहाँ पे अगर विस्फोट होता है तो जो लोग अमेरिकन इकोनॉमी से कनेक्टेड है, वहां पे तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो लोग, देशों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम श्योर सब लोग ध्यान रख रहे हैं उसका कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और उस हिसाब से वो लोग अपने पैसे को मूव भी करेंगे। तो 2-3 हफ्ते में आप देखेंगे जापान का एक्शन, आप देखेंगे बाकी देशों का एक्शन, कि किस तरह वो अपने आप को डी रिस्क करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी आपको लगता है बची रहेगी? एक तो शटडाउन को भी मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो चुके हैं। आप सोचे क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, और फिर इसी अगले साल के आखिर में मिड टर्म पोल वहां होने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या पीएम मोदी से या भारत से पंगा लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं कि अब उनको अपनी कुर्सी के लाले पड़ गए? देखिए, वो पोजीशन पे तो रहेंगे, पर अपना टर्म कंप्लीट करेंगे अनलेस समथिंग एल्स हैपेंस। लेकिन ऐसा लग रहा है और मुझे कि मिड टर्म में उनकी पार्टी जो है माइनॉरिटी में आ जाएगी, हाउस में और सेनेट में, अनलेस समथिंग एल्स हैपेंस। वॉर रहता है, उसके पहले वॉर होगा तो सब बच सकता है। तो कोशिश करेंगे कोई वॉर हो बड़ा स्केल पे। जैसे कल ही पेंटागन ने अनाउंस किया कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग वॉर। अब किसके विरुद्ध कर रहे हैं? क्या रशिया के विरुद्ध? क्योंकि उनको वेनेजुएला से वॉर नहीं करना है, उनको बड़े देश से करना है। सिर्फ वेनेजुएला का वॉर तो चाइनीज इकोनॉमी को ठप करने के लिए। तो दे आर प्रिपेयरिंग, अगर वॉर हुआ तो उनकी पार्टी मेजोरिटी में रहेगी, अगर नहीं हुआ तो माइनॉरिटी में आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो, क्योंकि ये जैसे डिसएनफ्रेंचाइज भी कर रहे हैं जो डेमोक्रेट वोटर्स हैं उनको, तो तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रहा है। तो उनका यही होप रहेगा कि कोई वॉर शुरू हो जाए कहीं पर, हम्म। और किसी मेजर कंट्री के साथ, छोटी मोटी के साथ नहीं। लेकिन क्योंकि अभी उसमें वेनेजुएला लेकिन अभी वेनेजुएला में इन्होंने एक पनडुब्बी को मारा, उस पर हमला किया, उसको तबाह कर दिया, कहा कि उसमें ड्रग्स जा रहे थे। और उसके बाद से मादुरो ने कहा कि अमेरिका अटैक कर सकता है वेनेजुएला पर किसी भी वक्त, और हम तो 100 साल तक अमेरिका के खिलाफ वॉर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। ये सब बातें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो तनाव अमेरिका और वेनेजुएला के बीच है वही बड़े वॉर की शक्ल ले सकता है? क्योंकि वेनेजुएला कौन सा अकेला रहेगा अगर अमेरिका उस पर हमला करता है। नहीं, लैटिन अमेरिका पूरी तरह से बोलीवार, पूरा बोलीवार ग्रुप आएगा उसमें। क्योंकि लैटिन अमेरिका में चर्च ने कम्युनिज्म बहुत बढ़ाया था, सोशलिज्म। क्योंकि चर्च का काम ही ये होता है, कैथोलिज्म का गरीबी लेके आता है, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म वहीं से आती है। तो वो तो करेगा वो, अराजकता फैलेगी, और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जीत पाएंगे जंगल वॉरफेयर में, क्योंकि ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। ऊपर से बमबारी करके कुछ होने वाला नहीं है। तो ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे, ट्रूप्स है नहीं। तो ये इस वॉर को एक्सपैंड नहीं करेंगे, टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं मदुरो को। तो ये उस तरह इसको रिजीम चेंज किया जाएगा, इसलिए उन्होंने नोबेल प्राइज दिलवाया मारिया को, कि वो बन जाएगी राष्ट्रपति। और उसने ऑलरेडी प्रॉमिस भी कर दिया डॉन जूनियर को कि देश का सब कुछ बेच देगी वो, मतलब वो वहां की राहुल गांधी है। और तो वो वॉर मुझे लगता नहीं है कि इनको उसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत होगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा चाइना का, क्योंकि चाइना इज द मेजर बायर ऑफ
वेनेजुएलन ऑयल, और वही उनका मेन ऑब्जेक्टिव भी था कि ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करके चाइनीज इकोनॉमी को नीचे लाया जाए। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी के साथ क्या होगा कि दे कैन डाइवर्सिफाई टू रशिया और इवन इंडिया, बाय द वे, और इवन इंडिया, क्योंकि इंडिया को नया ऑयल डिस्कवरी हुआ अंडमान में एंड इट इज अ बिग रिजर्व, और वहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, तो चाइना को तो डाइवर्सिफाई हो सकता है। लेकिन पुतिन इंटरफेयर करना चाहते हैं वेनेजुएला में, तो अगर रशियन से इंटरफेयर किया तो मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं भारत कुछ और एक्शन ले सकता है, विच विल बी सरप्राइज। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, ये एजम्पशन है मेरा। तो अमेरिका अगर वेनेजुएला में घुसा तो उसको बाकी सब जगह से विड्रॉ करना पड़ेगा, दुनिया के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसलिए वेनेजुएला में फंसने की कोशिश वो नहीं करेगा, ये पोस्टरिंग कर रहे हैं। और जो बोट पे उन्होंने लोगों को मारा, पनडुब्बी में मारा, जो सारा उस पे तो कोलंबियन प्रेसिडेंट ने तो बोल ही दिया कि हमारे मछुआरे थे वो तो। और इन्होंने आज उसको ड्रग डीलर बुला दिया, प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया को, जो कि अमेरिका ने इंस्टॉल करवाया था पिछली बार। और कोलंबिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स। मैक्सिको तो कंड्यूट है, वहां से अंदर लाए जाते हैं अमेरिका में, लेकिन वो तो मेजर प्रोड्यूसर है। वेनेजुएला भी प्रोड्यूसर नहीं है, उस पूरे एरिया में बिगेस्ट प्रोड्यूसर इज कोलंबिया। और तो कोलंबिया में तो अमेरिकन फोर्सेस अंदर बैठी हुई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उसको ड्रग डीलर कैसे बुला दिया इन्होंने, जबकि वो तो अमेरिका का ही एजेंट है। सो तो मुझे तो व्हाट इट शोज कि लैटिन अमेरिका, इसको लैटाम बोलते हैं, वो यूनाइटेड है, मैक्सिको अलग है, और रेस्ट मैक्सिको के साउथ में सब यूनाइटेड है एक्सेप्ट अल साल्वाडोर और टू सम एक्सटेंट गयाना। तो गयाना का भी ऑयल रिच एरिया है, गयाना भी काफी ऑयल रिच एरिया है। तो ये काफी डेवलपिंग सिचुएशन है मेरे हिसाब से। और अगर अमेरिका वहां फंस गया, जैसे दुनिया बाकी लोग चाहेंगे कि वहां फंस जाए, अगर उसने फंस गया, ट्रम्प घुस गए वहां पे जोश में, उनके लिए निकलना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर डिएगो गार्सिया पे भारत का आधिपत्य तो हो ही जाएगा उसके बाद। तो विश्व के लिए अच्छा भी है, खराब भी है। लेकिन अगर वेनेजुएला में नहीं फंसे तो किसी और देश पे आक्रमण होगा। लेकिन वो जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचा था, वहां पर कैसी लड़ाई हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप तो भड़क ही गए, प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम जो शर्तें रखी गई हैं पुतिन की तरफ से उनको मान लो, और वो वहां से बड़े गुस्से में निकल गए। तो ये क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ वो नेतन्याहू जो है वो उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, कह रहे मैं नहीं मानता फिर सीज फायर को, गाजा पर अटैक भी कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। जिन जिन समझौतों को करवाकर, सीज फायर को करवाकर वो सोच रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाता, वो सब तो उल्टे पड़ रहे हैं। देखिए क्या है कि जो जो ये चाह रहे थे कि पीस का उनको प्राइज मिले और सब पे, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो जो पूरा जो पीस समिट था वाज टू गेट द हॉस्टेजेस बैक। इसलिए भारत ने उधर सपोर्ट भी किया क्योंकि भारत इजराइल का दोस्त है। लेकिन सबको आउटकम मालूम था कि अगले दिन ही वॉर डिक्लेयर हो जाएगा हमास के ऊपर। ट्रम्प तो वहीं पे पलट गए थे, जैसे ही साइन हुआ उसके तुरंत बाद उन्होंने बोला हमास मस्ट डिसआर्म। अब वो कैसे डिसआर्म होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिकन वेपन्स यूज करते हैं। तो वेपन्स किसके हैं? तो ट्रम्प के वो अभी तो बोलने वाले हैं, वो उन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान का वॉर भी रुकवा दिया, शायद वो बोलेंगे कल परसों में। बट दुनिया सिर्फ विशफुल थिंकिंग में नहीं चलती, और अमेरिका को भी इनकी याददाश्त थोड़ी कम है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट आपने इन्होंने क्रिएट किए हैं। तो अगर खुद ने क्रिएट किए तो खुद कैसे रोक सकते हैं? यू नीड थर्ड पार्टी डू इट। और यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट को यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, वो तो अमेरिका और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। यूक्रेन इज ए फुलिश कंट्री जेलेंस्की के अंडर कि वो इसमें पचड़े फंस गया। और सारा जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि रशिया ने मोस्ट यूजफुल इकोनॉमिक ब्लॉक को कैप्चर किया यूक्रेन में। उसमें ही मेजर मिनरल रिजर्व्स है। ये जो डोनबास इलाका है, हाँ, वो जो ईस्टर्न यूक्रेन जो पूरा कैप्चर किया है उसके अंदर मेजर मिनरल राइट्स है रशिया के पास नाउ। मतलब पूरे यूक्रेन की वर्थ वो एरिया है। तो बाकी सब यूक्रेन में गेहूं उगता है जिसको रशिया ने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया।
ओके, और बाकी एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन मिनरल रिच लैंड रशिया के कंट्रोल में है। तो ट्रम्प चाहते हैं कि रशिया उनको थोड़ा पार्ट दे दे, तो शायद रशिया वो एग्री कर गया है, तो कुछ हिस्सा अमेरिकन कंपनीज को वहां से मिलेगा, तो रेस्ट ऑफ द यूक्रेन इज यूजलेस टेरिटरी फॉर देम। तो अब वो जेलेंस्की को इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम मान जाओ सारी शर्तें, ताकि हमारी कंपनीज वहां पहुंचे, तो रेयर अर्थ उनको मिलेंगे। दैट्स द एक्चुअल गेम। तो और ये भी इस कह रहे हैं कि, और यहाँ तक धमका रहे हैं जेलेंस्की को कि अगर तुम ये शर्तें नहीं मानोगे तो फिर तो रूस पूरे यूक्रेन को तबाह कर देगा। बचा है कुछ तबाह करने के लिए? सारा तो तबाह हो चुका है यूक्रेन। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला था मैं टोमाहाउक मिसाइल्स दूंगा रशिया को, तो यूक्रेन को, रशिया पे अटैक करने के लिए। वो ब्रिटिश प्लान था, ओके, कि दिलवाओ और वो अटैक करे, क्योंकि ब्रिटेन को मिनरल राइट्स नहीं मिलने वाले। ब्रिटेन को चाहिए किसी भी हालत में रशिया आगे ना बढ़ने पाए, उसके बिजनेस इंटरेस्ट की, उसके सिक्योरिटी के लिए। तो ब्रिटेन का वो इंटरेस्ट है, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट कुछ और है, मिनरल राइट्स, क्योंकि अमेरिका को अपनी इकोनॉमी फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि ये सब न्यूज में तो आया नहीं है, वी आर मेकिंग ए इंटेलिजेंट गेस, तो तो दी मुझे ऐसा लगता है कि मिनरल राइट्स पे बात आके दोनों रशिया और यूएस एग्री कर चुके हैं कि कुछ परसेंटेज, मतलब जो अमेरिकन इंडस्ट्री को चाहिए, जिसमें चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा रहा है, वो वहां से उसको मिल जाएंगे अगर वहां पीस होती है तो इस बात को लेकर रशिया और इससे टॉमाहाउक की सारी बातें गायब हो गई, क्योंकि रशिया ने तुरंत बोल दिया अगर आपने सप्लाई किया तो हम अमेरिका पे अटैक करेंगे। स्ट्रेट बोला उसने, उसे कोई हेजिटेट भी नहीं किया। उसे बोला अलास्का इज आवर्स, और रशिया ने तुरंत वहां पे बोल दिया पाइपलाइन बनाने के लिए, ट्रेन के लिए, अंडरग्राउंड बिटवीन अलास्का एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। तो इन सब बातों से वेरी क्लेवरली मनोवर्ड, चेस में तो मास्टर्स है रशियंस, तो चेस चेकमेट किया वहां पे, और जेलेंस्की को उन्होंने एक यूजलेस यूजफुल इडियट बना दिया, और रशिया उसको पैसा भी प्रॉमिस किया बहुत सारा कि विल गिव यू सेफ पासेज आउट। तो बाकी, तो फिर क्या हो जाएगा कि बाकी पूरा जो यूक्रेन है विल बिकम ए कॉमन टेरिटरी, नो मैंस लैंड, यहाँ पे कोई शस्त्र नहीं रहेंगे किसी भी पार्टी के, और ईस्टर्न यूक्रेन विल बी पार्ट ऑफ रशिया, एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट में रशियन लैंग्वेज को बढ़ाया जाएगा। दैट्स अ प्लान। तो अब अब यहाँ पे जेलेंस्की को तो पूरा चेकमेट है। तो मुझे जर्मनी जर्मनी की इकोनॉमी नेगेटिव है इस समय, फ्रांस की इकोनॉमी नेगेटिव है, और मेलोनी ने बगावत कर दिया यूरोपियन यूनियन से, शी वांट्स टू जॉइन अमेरिका। तो अब सब लोग, अब तो ईयू को तोड़ तोड़ दिया अमेरिका ने इस डील से। तो इसे इतनी बड़ी डील हुई जो न्यूज में भी नहीं आई, कि इससे ईयू को ही तोड़ दिया। मेलोनी इज विद यूएसए, मेलोनी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं मोदी जी की विजन, और बार बार वो अमेरिका ट्रम्प को जब फ्रेंड बोलते हैं, बार बार फ्रेंड बोलते हैं, फ्रेंड, कोई समझ नहीं पा रहा था वो क्या कर रहे हैं। ईगो मसाज के साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन का मार्केट भारत के कब्जे में कर दिया। जस्ट इमेजिन, इंडिया एंड रशिया अनब्रेकेबल फ्रेंड्स, इंडिया एंड यूएसए एट अ लीडरशिप लेवल बात करते हैं दोस्त दोस्त की। तो आईएमए और इजराइल ने हमास को टेक केयर कर लिया, तो आईएमए कॉरिडोर तो भारत का ही है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, वही नाम है उसका, तो वो तो भारत का है। तो इन सारे इंसिडेंट्स में कहीं ना कहीं मुझे भारत का हाथ दिखता है, और जयशंकर जी का सबका डिप्लोमेसी दिखती है, प्लस जो भारत ने कैपेसिटी दिखाई। अब इसको वापस कनेक्ट करिए वो नेवी, इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी ने जाके टर्की को दिखाया भाई आप कुछ भी नहीं हो, आप बांग्लादेश में गेम खेलोगे तो बांग्लादेश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, तो वहां पे टर्किश ड्रोन ही खड़े हुए थे, जो सारे उड़ गए हवा में, और यहाँ पर इंडियन नेवी का एक्शन हुआ। तो पिछले 4 हफ्तों का अगर इंसिडेंट्स को आप स्टडी करें, तो इट्स ऑल द वे इंडिया 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 इंडिया, और बाकी लोग नाच रहे हैं। तो इस तरह से आई थिंक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो भारत का बड़ा सिंपल है, टू क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर भारतीय लोग, पीपल, भारतीयों के लिए। तो ये सारा अचीव होता है इन सब डील में। इसलिए उस पीस डील में ना नेतन्याहू थे, ना मोदी थे, ना रशियन प्रेसिडेंट थे,
ना चाइनीज एनवॉय थे, कोई भी नहीं थे, क्योंकि डील तो कुछ और ही थी। डील वाज नॉट व्हाट दे वर टेलिंग और व्हाट इज इन द मीडिया। डील इज ईस्टर्न यूक्रेन। तो इसीलिए ये सब हुआ। और आप ये भी आप देखेंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ और डिप्लोमेसी हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प है, मतलब अभी तो मिकी माउस है, इज मिकी माउस एवरीबॉडी। उनको मालूम है कि ये व्यक्ति सारी डील्स दे सकता है और इसका परिवार सिक्योर हो। ओके, सो ट्रम्प टावर्स इन मिडिल ईस्ट, ट्रम्प टावर्स इन इंडिया, अभी तो ये सब काउंट होगा ना। ट्रम्प टावर्स इन मकाओ, ट्रम्प टावर्स इन जहां जहां भी ट्रम्प प्रॉपर्टीज है। गाजा। ट्रम्प गाजा तो फ्यूचर प्लान है, अभी तो उसमें बहुत चीजें होनी बाकी है, क्योंकि मैं उसको अभी काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज अभी गड़बड़ी शुरू होगी इसराइल के विरुद्ध। तो आई फोर्सी की ये जो पूरा इंसिडेंट है यहाँ पे। और एक बात और नोटिस करिए, भारत के शिप्स बेरोक टोक चल रहे हैं। भारतीय शिप्स आर कैरिंग ऑयल फॉर चाइनीज। वो जो शिप पकड़ा था फ्रांस में, उसको छुड़वा दिया। ओके, तो बहुत सारा चीजें चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। और मैं आपके शो को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज पीपल इट विल बिकम वेरी लॉन्ग। लेकिन बट ये बात याद रखिए कि जो ट्रम्प अभी जो कर रहे हैं इस समय, आफ्टर ऑल द डिप्लोमेटिक डिफीट्स, अब वो भारत और चीन और रशिया के कब्जों पे उस पर काम करने वाले हैं। तो ब्रिक्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन ये जेलेंस्की तो सच्ची में जोकर साबित हो गया ना। कहाँ तो नाटो में जाना था और पूरा नचाया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में, यार उनको देते रहे। और अब वही कह रहे हैं कि तुम ये वाला समझौता मान लो, जो शर्तें रखी हैं पुतिन ने वो मान लो, वरना वो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देंगे। यहाँ पर भी अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। उनको मिनरल्स चाहिए जिनको आपने बताया कि चाइना ने रोक दिया है, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो आप सोचिए कि जेलेंस्की कितना बड़ा जोकर बन गया, अपने पूरे देश को तबाह कर दिया। देखिए, जब आपको इतिहास पता नहीं हो ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतिहास समझना। तो आप ऐसी ही गलतियां करते हैं। वास्तविक इतिहास पता करना जरूरी है। जैसे भारतीय डिप्लोमेसी अंडर जयशंकर जी इज नॉट लुकिंग एट द करंट टेक्स्ट बुक्स। जयशंकर जी की पुस्तक है ये महाभारत के ऊपर, और मेरी भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो दे आर फॉलोइंग द ओल्ड मैप्स, ओल्ड ट्रेड राउट्स। ओके, अभी के ट्रेड राउट्स नहीं है, क्योंकि आपको उसी ट्रेड राउट्स पे चलना पड़ेगा जिसमें पिछले लोग चले हैं। तो अभी तो बहुत सारी चीजें खुलने वाला है। जो हमारा जो महाभारत कालीन, जिसको बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड और ये सब बात कर दिया गया है, वो ट्रंक रोड तो पूरी तरह भारत के कब्जे में होना चाहिए। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान से क्रॉस करता है, इसलिए उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस ही अब एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों भारत क्यों नहीं अपने ओल्ड रोड राउट्स खोले, जो अ, भारत के पश्चिमी पूर्वी दिशा से ऑल द वे यूरोप जाते हैं। चाइनीज, जो चाइनीज सिल्क राउट है वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो चंगेज खान का राउट है। वहां पे तो इतने पहाड़ आते हैं बीच में, कैसे जाओगे? और साउथ भी जाता है, नॉर्थ भी जाता है। जो भारतीय जो जो हमारा पुराना जो राउट है, वो तो हमेशा खुला रहता है पासेस के थ्रू। तो व्हाई नॉट पीपल विल यूज दैट पाथ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो लैंड ही है ना, भारत से लेके ऑल द वे। तो इसलिए कुछ बड़ा ही प्लान हो रहा है फॉर द ट्रेड। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि ये जितने भी रुकावटें हैं, पाकिस्तान है, यूक्रेन का जो अमेरिका ने क्रिएट किया था प्रॉब्लम, ये सारे नासुर गायब होने वाले, बिकॉज ये सब लोग जो थे उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई और ओल्ड ट्रेड राउट्स आ गए हैं, जहां पर जी। आप अभी वो, जैसे चाबार पोर्ट पे कितना अमेरिका बात कर रहा था बंद करवा दो भारत को लेकर, एक दो स्टेटमेंट डाले थे उन्होंने। चाबार पोर्ट, अगर अगर चाबार पोर्ट पे अमेरिका कुछ करता भी है, वो तो भारतीय नेवी के लिए युद्ध का विषय बन जाएगा, प्रोटेक्टिंग इंडियन सॉवरेंटी, वो विषय बन जाएगा। तो आई थिंक लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स है। ये एक दो साल में सॉल्व होंगे, लेकिन हो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि क्योंकि ये उसी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो लोगों को दिख रहा है अमेरिका का रवैया या नेतन्याहू का या रशिया का, ये सब कुछ
आई वॉश की तरह है, पर्दे के पीछे तो कोई बड़ा खेल चल रहा है और उसमें भारत की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो मुसीबत अमेरिका में खड़ी हो गई है, उससे वो कैसे पार पाएंगे, क्योंकि अभी तो एक वीकेंड पर ये रैलीज हुई हैं, अगले वीकेंड इससे भी ज्यादा खतरनाक काम हो सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है एक वीकेंड की रैली पर, तो अगली बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि कोई देवी शक्ति है, क्योंकि जो भी इंसान बड़ा मुंह खोलता है पीएम मोदी के खिलाफ, उसका खुद ब खुद कबाड़ा हो जाता है। और मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप भी उसी राह पर जाते दिख रहे हैं। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।